हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम सभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लास्ट वाले लेक्चर तक पढ़ रहे थे, आज भी मैं उसी के आगे का जो आपको टॉपिक है वो आपको आज यहाँ पर कवर अप करवाने वाली हूँ। तो आज भी हम जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो फर्दर आगे के टॉपिक्स हैं उसको हम कवर अप करेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो बचा हुआ है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। वैसे हम लोगों ने अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। लाइक दैट कंडक्टिविटी वाला पार्ट हमारा पूरा हो गया है। सेल आपका रिड्यूस है, सेल में आपको केवल डैनियल सेल आने वाला है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आने वाला है, वो मैं आज आपको पढ़ा दूंगी। ठीक है, कोलराश लॉ हमारा हो गया है, नर्न्स इक्वेशन हो गई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो भी मैंने आपको करवा दिए हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ हो चुका है और आज हमारा फाइनली हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एंड देन फिर हम हमारा जो भी नेक्स्ट चैप्टर है जो आपको सेकंड टर्म के अंदर आ रहा है उस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं एक टॉपिक हमारा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फैराडे लॉ। देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस जो है वो मैंने आपको बता दी थी लास्ट वाली क्लासेस के अंदर कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। जब हमने बेसिक पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ लिया था। अब इसी इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के ऊपर फैराडे ने अपने दो लॉज दिए थे जिसको हम कहते हैं फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो फैराडे के लॉज थे क्या वो हम आज यहाँ पर पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास का हमारा जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो है फैराडे लॉज। ठीक है, तो फैराडे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम हमने काफ़ी बार सुना हुआ है। ठीक है, और फैराडे ने अपने दो लॉज दिए थे, एक था फर्स्ट लॉ और एक था सेकेंड लॉ। ये दो लॉज थे जो फैराडे ने दिए हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ये दोनों ही लॉ यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो मैं सबसे पहले ले लेती हूँ फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या था? फैराडे फर्स्ट लॉ। ठीक है, चलिए, तो अभी हम डिस्कस करेंगे फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या होता है। देखिए, मैं आपको एक डायग्राम से यहाँ पर समझाना चाहूँगी। बहुत इजी सा डायग्राम है और ये आपको एग्जाम में बनाना नहीं है, बस जस्ट मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है इसीलिए। ठीक है, तो ये मैंने देखिए एक कंटेनर लिया है ना। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक साइड पे हम एनोड लेते हैं, है ना, और एक साइड पे हम कोई भी कैथोड ले लेते हैं, है ना। ठीक है, ऊपर हम जो भी हमारा सेल बैटरी है वो लगा देंगे। मैंने यहाँ पे बैटरी ले ली है। ठीक है, एक एनोड रहेगा और दूसरा रहेगा कैथोड। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होगी तो क्या होगा बच्चों? एनोड जो टर्मिनल रहेगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे? कैथोड की साइड पे जाएंगे। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे बच्चों, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो एनोड से किस तरफ जाएंगे? वो एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे। जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पर करंट को पास करेंगे तो करंट को पास करने पर एनोड के जो इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा एनोड के ऊपर, सो डेफिनेटली एनोड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ पर जाएंगे? कैथोड पर जाएंगे। मतलब अगर मैं कह रही हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनोड से कहाँ पर जा रहे हैं? एनोड से कैथोड की साइड पे जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मास का ट्रांसफ़र हो रहा है। मास जो है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है? मास जो है वो एनोड से कैथोड की साइड पे जा रहा है। तो यहाँ पे सीधे सीधे मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे क्या ट्रांसफ़र हो रहा है? यहाँ पे मास ट्रांसफ़र हो रहा है। तो सीधे सीधे जो भी मास है ना वो कहाँ से कहाँ जा रहा है? एनोड से किस तरफ जा रहा है? एनोड से वो जा रहा है कैथोड की तरफ। सीधे सीधे मास का डिपोजिशन हो रहा है। बस इसी के बेसिस पे फैराडे ने अपना फर्स्ट लॉ दिया था। ऊपर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं, आप देख सकते हैं। बस इसी के बेसिस पे हमारा फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है वो पूरा की पूरा बेस्ड है। और फैराडे ने क्या कहा था ये मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी कोई इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है तो एनोड से कहाँ पे मास जाएगा? कैथोड की साइड पे जाएगा। कैथोड पर जाकर डिपॉजिट होगा, है ना। ठीक है, आप लोगों ने जनरली
10th या 9th स्टैंडर्ड में एक प्रोसेस पढ़ी होगी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस, जिस पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पुराने बर्तन होते हैं जिनके ऊपर से लेयरिंग हट जाती है, उनमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि तांबे के बर्तन होते हैं और उसके ऊपर से जो भी ओवरऑल लेयरिंग होती है वो अगर हट गई है ना, ये जिंक की लेयरिंग, जिंक की कोटिंग आपको करना है, तो आप क्या करते हैं, जो भी वो बर्तन होता है, यूटेंसिल होता है, उसको आप कैथोड टर्मिनल पे लटका देते हैं। एनोड टर्मिनल पे आप मान लीजिए जिंक की रॉड लगा देंगे, है ना, और ऊपर से आप इलेक्ट्रिसिटी को जब पास करेंगे तो एनोड का जो भी मास है वो कहाँ पर जाएगा, कैथोड की साइड पे जाएगा, मतलब वो जिंक की जो कोटिंग है वो कैथोड वाले टर्मिनल पे क्या हो जाएगी, तो पूरी जो ओवरऑल लेयरिंग है वो उस कैथोड टर्मिनल पे जाके क्या हो जाती है, लग जाती है। इस तरीके से हमारी ये ओवरऑल पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। तो एनोड का जो भी मास होता है वो एनोड का मास कहाँ पे चला जाता है, वो एनोड का मास कैथोड पर चला जाता है, और कैथोड पर जाकर वो क्या हो जाता है, कैथोड पर जाकर वो डिपॉजिट हो जाता है। क्लियर है, कैथोड पर जाकर वो क्या हो जाएगा, कैथोड पर जाकर वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो है, इस तरीके से ओवरऑल प्रोसेस होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी मास डिपॉजिट होगा, ध्यान से सुनना बात को, यहाँ पे जो भी मास डिपॉजिट होगा, ठीक है, फेराडे ने ये कहा था कि वो जो मास डिपोजिशन होता है ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना भी करंट आप बैटरी से प्रोवाइड करोगे, जितना ज़्यादा आप उसको करंट प्रोवाइड करोगे, उतना ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप करंट प्रोवाइड करोगे, उतना ज़्यादा मास जो रहेगा वो एनोड से कैथोड की साइड पे डिपॉजिट होगा, है ना। ठीक है, तो the mass deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the current फ्लोइंग थ्रू इट। जितना ज़्यादा आप उसको क्या कर रहे हो, करंट दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, ठीक है, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा मास क्या हो जाएगा, मास डिपॉजिट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बोला बच्चों कि जो मास डिपॉजिट हो रहा है उसको मैं एम कह रही हूँ, है ना, और हम उसको कितना चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए हम उसको क्यू चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, q। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा ही क्या हो जाएगा, आपका मास हो जाएगा। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा। जैसे ही हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर एक इक्वल का साइन आ गया है ना, और यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट, जिसको हम कहेंगे z। तो z हमारा कांस्टेंट है, और इस z को हम एक और नाम भी देते हैं, इसको हम कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसके बारे में भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। बाय चांस अगर आपसे पूछ लिया कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डिफाइन बताओ, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता क्या है ये बताओ, तो आप उस केस में फिर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को कैसे डिफाइन करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो m इज इक्वल्स टू कितना हो गया, m इज इक्वल्स टू हो गया z q। ठीक है, अब वी नो दैट वेरी वेल, हम जानते हैं कि चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है। सो वी नो दैट हम जानते हैं चार्ज क्या होता है हमारा। तो जो हमारा Q होता है, जो भी हमारा Q होता है, आप जानते हो करंट का फॉर्मूला, करंट को अगर हम डिफाइन करें तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम करंट को डिफाइन करें तो करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू Q बाय T। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू Q बाय T, है ना। कितना होता है, I इज इक्वल्स टू Q बाय T होता है। तो I यहाँ पे हो जाएगा करंट, Q यहाँ पे हो जाएगा चार्ज, और T हो जाएगा हमारा यहाँ पे टाइम। तो I इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा आपका Q बाय T, है ना। Q यहाँ पे चार्ज हो गया, T यहाँ पे क्या हो गया, टाइम हो गया। अब Q, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, IQT, है ना, IMQT ऐसा भी बोल सकते हो। तो I इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू Q बाय T। Q को अगर मैं यहाँ पर सिंगल करती हूँ तो T यहाँ पे डिवीजन में उधर जाएगा तो बेटा काय में हो जाएगा, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू T। Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू T, है ना। तो Q इज इक्वल्स टू हो गया I इंटू T, और Q की जगह पे हम I इंटू T रख देंगे। तो M इज इक्वल्स टू कितना हो गया, M इज इक्वल्स टू हो गया Z इंटू I और इंटू में T। ये हो गई है वैल्यू मास की। मास इज इक्वल्स टू कितना हो गया, Z इंटू I इंटू
टी। तो मास इज इक्वल टू हो गया है Z इंटू आई इंटू टी हो गया है, ठीक है, ये हुआ। अब बात ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे। ये तो हमारा फॉर्मूला आ गया है एक, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। जब भी हम क्या करेंगे, करंट कितना ले लें, हम करंट ले लें 1 एम्पियर, है ना, और टाइम कितना ले लें बच्चों, टाइम ले लें 1 सेकेंड। तो जब हम क्या करेंगे, 1 एम्पियर का करंट पास करेंगे किसमें, 1 सेकेंड के अंदर। 1 एम्पियर हम करंट पास कर रहे हैं, कितने टाइम में कर रहे हैं, 1 सेकेंड के अंदर पास कर रहे हैं। तो जब भी हम 1 एम्पियर का जो करंट है उसको 1 सेकेंड के अंदर अगर पास करवाते हैं तो उस केस में फिर क्या हो जाएगा, उस केस में M इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, M इज इक्वल्स टू Z हो जाएगा। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर होगा, जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है वो जितना भी मास डिपोजिशन हो रहा है, जितना भी मास डिपॉजिटेड हो रहा है उसके बराबर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर कर देते हैं और टाइम हम कितना कर दे रहे हैं, टाइम हम कर दे रहे हैं 1 सेकेंड। तो I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर और टाइम इज इक्वल्स टू कितना हो गया है, 1 सेकेंड हो गया है। तो उस केस में जो भी मास डिपोजिशन हो रहा है, जितना भी उसके अंदर मास डिपोजिशन हो रहा है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। तो मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल्स टू हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल उस केस में, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो Z को जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मास और अपॉन में ले लेते हैं फेराडे कांस्टेंट। ये भी एक फॉर्मूला होता है जो आपने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का। तो क्योंकि आप जानते हो ना, ग्राम मोलर मास करके आपने पढ़ा होगा कि ग्राम मोलर मास इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पर पढ़ चुके थे, है ना, ग्राहम मोलर मास का। तो यहाँ पर Z जो आपका रहेगा, Z की वैल्यू उससे हम कैसे निकालते हैं, E अपॉन में 96500 कूलम, ये जो रहती है हमारी Z की वैल्यू रहती है। तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है इसको हम जो ऊपर वाला हमारा फॉर्मूला है इसके अंदर ले जाके पुट फॉरवर्ड कर देंगे। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, M इज इक्वल्स टू में E अपॉन 96500 जो कि फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है इंटू I इंटू में T। ये अपना फाइनल फॉर्मूला आता है फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का, ठीक है। सो फेराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है बच्चों, फेराडे का फर्स्ट लॉ ये कहेगा कि जो भी मास आपका पर्टिकुलर रहता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, जो भी आप चार्ज प्रोवाइड कर रहे हो, जितनी भी आप करंट प्रोवाइड कर रहे हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, मास जो भी रहेगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, उसमें फ्लो होने वाला जो करंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसमें आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम अभी नहीं होगी, ठीक है। आपको बस करंट का फॉर्मूला, चार्ज का फॉर्मूला सिंगल करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट ऑन करनी है, वैल्यू पुट ऑन करने के बाद दोनों को इक्वल प्रूफ कर देना है, Z की वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू पुट अप कर देनी है और ये आपका फेराडे फर्स्ट लॉ का जो फॉर्मूला है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे फेराडे का सेकेंड लॉ बच्चों। ये तो फर्स्ट लॉ था जो इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर था, अब फेराडे का जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस द सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम फेराडे का सेकेंड लॉ यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलो ठीक है, तो फेराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, फेराडे का जो सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है उसको अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सब क्वेश्चन ये आता है कि जो फेराडे का सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है उसको हम किस तरीके से समझेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे फेराडे का सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको दूसरी सिचुएशन में लेके जा रही हूँ। अभी तक तो हमने एक ही इलेक्ट्रोलाइट और एक ही इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के बारे में बात की थी। कंसिडर करो कि आपके कितने इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन हो गए हैं, आपके 2 इलेक्ट्रोलिटिक जो सोल्यूशन हैं वो हो गए हैं। देखो एक ये हो गया है और एक आपका ये हो गया है। 2 इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन जो है वो आपके हो चुके हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन आपके हो गए हैं।
और यहाँ पर अभी 2 इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन हैं और ये मैंने इसमें रॉड्स डिप कर दिए हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब इसमें बेटा अलग सोल्यूशन है, मान लो इसमें है जिंक सल्फेट, मान लो, है ना, तो इसमें कौन सा सोल्यूशन है, इसमें है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। समझ रहे बात को, दोनों में जो सोल्यूशन है वो अलग अलग हैं, दोनों में सोल्यूशन सेम नहीं, दोनों में जो रॉड्स डिप रहेंगी वो भी डिफरेंट रहेंगी। सो ये 2 डिफरेंट सोल्यूशन है, लेकिन इन दोनों के ही अंदर हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के ही अंदर हम जो करंट पास कर रहे हैं बच्चों, है ना, जो करंट हम पास कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सेम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने 2 डिफरेंट सोल्यूशन लिए हैं, 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लिए हैं, ठीक है। दोनों के अंदर ही हमने क्या डाल दिए हैं, इलेक्ट्रोड्स डाल दिए हैं। 2 अलग अलग ही आपके सोल्यूशन हैं, 2 डिफरेंट आपके सोल्यूशन हैं, दोनों में हमने जो अलग अलग रॉड्स हैं वो यहाँ पर डिप कर दिए हैं, ऊपर से हमने क्या लगा दी है, ऊपर से हमने बैटरी लगा दी है। तो ये 2 डिफरेंट सोल्यूशंस हैं। अब आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली है, आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली क्या रहेगी कि अब अकॉर्डिंग टू द फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो मास डिपोजिशन होगा, क्या वो मास डिपोजिशन इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि ये दोनों ही डिफरेंट सोल्यूशन है, ये बात सही है, दोनों के अंदर सेम करंट जा रहा है, जितना करंट इसके अंदर जा रहा है उतना ही करंट इसमें भी जा रहा है, लेकिन अब जो मास डिपोजिशन होगा क्या वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो अब जो मास डिपोजिशन होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 2 डिफरेंट सोल्यूशन है बेटा, दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं उसके अंदर, 2 डिफरेंट अलग सोल्यूशन है, तो यहाँ पर अब जो मास डिपोजिशन हो रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी या करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम अगर इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि फिर वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो इस सिचुएशन में अगर आप 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन आप लेते हैं और उनमें अगर आप सेम करंट पास कराते हैं, तो उस केस में जो भी मास डिपॉजिटेड होगा, जो भी मास लिबरेटेड होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट मास के। तो जो भी मास डिपोजिशन हो रहा है, जो भी मास लिबरेटेड हो रहा है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके इक्विवेलेंट मास के, जो भी कंपोनेंट हम उसमें यूज़ कर रहे हैं उनके इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं आगे का। तो देखो यहाँ पर मैं लिखती हूँ फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या हो जाएगा, जो भी मास डिपोजिशन है उसको हम क्या बोलेंगे, m1 कहेंगे, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, E1, मतलब कि उसका जो इक्विवेलेंट मास है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो m1 इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, z भी ले सकते हो आप यहाँ पे, है ना, आप चाहो तो यहाँ पे z ले लो, सबसे बेस्ट z, और ये हो जाएगा E1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर z की वैल्यू को सिंगल करूँ तो हो जाएगा m1 अपॉन में E1, ठीक है, याद रखना। फॉर सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट अगर मैं ले लूँ, फॉर सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट, तो सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर मैं लेती हूँ तो m2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, E2, और m2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा z E2। z को अगर हम सिंगल कर लेंगे तो ये हो गया m2 अपॉन में E2, है ना। तो ये सेकंड सोल्यूशन के लिए हो गया। अब देखो फर्स्ट सोल्यूशन और सेकंड सोल्यूशन में देखो ये भी z की वैल्यू है और ये भी z की वैल्यू है, तो जब दोनों z की वैल्यू, तो ये दोनों एक दूसरे की क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ पे आपकी फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, m1 अपॉन E1 इज इक्वल्स टू में m2 अपॉन में E2। ये आपकी क्या आ गई है, ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई है। तो यहाँ पे आपका बन गया m1 अपॉन E1 बच्चों, और इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, m2 अपॉन E2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों की दोनों जो m1 अपॉन E1 है और जो भी आपका m2 अपॉन E2 है, ये दोनों की दोनों वैल्यू आपकी क्या हो गई है, ये दोनों की दोनों आपकी वैल्यू इक्वल हो गई है। तो m1 अपॉन E1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m2 अपॉन में E2 हो जाएगा। क्लियर है ना।
अब देखो इसको तो मैंने ये तो आपको डायरेक्टली मैंने डिराइव करके बता दिया है, इस तरीके से आप एग्जाम में डिराइव कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से आ जाए कि आपको फर्स्ट लॉ से सेकंड लॉ निकालना है, फर्स्ट लॉ जो भी आपका रहेगा उस फर्स्ट लॉ से आपको क्या करना है, सेकंड लॉ की जो वैल्यू है वो सेकंड लॉ की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट लॉ से हम सेकंड लॉ कैसे निकालेंगे, फर्स्ट लॉ से हम सेकंड लॉ कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आ रहा है कि हम फर्स्ट लॉ से कैसे निकालेंगे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ। क्वेश्चन ये आ रहा है कि अब हम फर्स्ट लॉ से जो हमारा सेकंड लॉ है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ क्या था याद करो, m1 इज इक्वल्स टू में e अपॉन में e1 अपॉन में 96500 इंटू आई इंटू में t। ये पहले सॉल्यूशन के लिए हो जाएगा, फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए, फर्स्ट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के लिए m1 होगा मास और e1 होगा उसका इक्विवेलेंट मास। तो ये फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए ये हो गया, m1 हो गया पहला मास, e1 हो गया उसका इक्विवेलेंट मास, i हो गया करंट, t हो गया यहाँ पे टाइम। सेकेंड के लिए अगर मैं बात करूँगी तो m2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m2 इज इक्वल्स टू e2 और अपॉन में आ जाएगा 96500 इंटू आई और इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में t हो जाएगा। तो ये m1 की वैल्यू हो गई और ये किसकी वैल्यू हो गई है, ये आपकी m2 की वैल्यू हो गई है। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट की तरह काम करेगी और ये इक्वेशन सेकंड की तरह काम करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग 1 and 2, ऑन डिवाइडिंग 1 and 2, 1 और 2 को हम क्या कर देंगे, 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे, m1 अपॉन में m2, e1 अपॉन में 96500 इंटू आई इंटू में t। इंटू आई इंटू में t और इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, e2 अपॉन 96500 इंटू आई इंटू में t, है ना। तो i से i और t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 96500 से 96500 भी कैंसिल। हमारे पास में क्या बचा बच्चों, हमारे पास में बचा m1 अपॉन m2 और इज इक्वल्स टू में हो जाएगा e1 अपॉन में e2। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल फार्मूला हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ये m1 की वैल्यू, ये m2 की वैल्यू, दोनों इक्वेशंस को हमने क्या कर दिया है, दोनों इक्वेशंस को हमने डिवाइड कर दिया है। जैसे ही दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू में e1 अपॉन e2 हो जाएगा। 96500 से 96500 कैंसिल, i से i कैंसिल, t से t कैंसिल। तो ये आपका हो गया है m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, e1 अपॉन में e2। तो ये हो गया आपका फेराडे का सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़ा फेराडे का फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। इसके बाद में नेक्स्ट वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, और जो कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज आपको रहे तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।